हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज मैं सेमेस्टर थर्ड के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका लाभ सेमेस्टर थर्ड के इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले अभ्यर्थी, पास कोर्स के रूप में जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखे हैं उनके लिए, और जनरल से ग्रेजुएशन कर रहे अभ्यर्थी जिन्होंने इकोनॉमिक्स रखे हुए हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक हमारा है पब्लिक गुड्स एवं प्राइवेट गुड्स, सार्वजनिक वस्तु एवं निजी वस्तु। पिछले क्लास में हम लोगों ने पब्लिक एवं प्राइवेट फाइनेंस के बारे में पढ़े थे। विस्तार से हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस के बारे में पढ़े थे। तो उसी प्रकार से आज हम जानेंगे कि पब्लिक गुड्स एवं प्राइवेट गुड्स में क्या अंतर है, ये कौन सी वस्तुएं हैं जो समाज को और निजी स्तर पर लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सार्वजनिक वस्तु को। तो सार्वजनिक वस्तु वे वस्तुएं हैं जिनके उत्पादन से बाह्य लाभ की प्राप्ति होती है, यानी कि समाज के विभिन्न वर्गों को बाह्य रूप से लाभ प्राप्त होता है और समाज के सभी वर्गों को इसका लाभ की प्राप्ति होती है। वहीं ये वस्तु जो है किसी एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित किया जाए तो समाज में इस प्रकार से बिखराव उत्पन्न हो, जिसका लाभ उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त होगा जो लोग उसके लिए भुगतान करेंगे। तो इस प्रकार से कहा जाए कि सामाजिक वस्तु वे वस्तुएं हैं जो समाज के लिए उत्पन्न है, उपलब्ध है, जो समाज के विभिन्न वर्गों को हम उससे वर्जित नहीं कर सकते हैं। सभी को समान अधिकार प्राप्त है। जैसे सरकारी तंत्र द्वारा बनाया गई वस्तुएं जो समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है, समान अवसर उपलब्ध कराते हैं वे। वहीं निजी वस्तुएं वैसी वस्तुएं हो जाते हैं जो पर्सनल उपयोग के लिए वे उनका उत्पादन करते हैं और उपभोग करके लाभ की प्राप्ति करते हैं। वहीं जिन वस्तुओं से सामाजिक हानि या सार्वजनिक हानि उपलब्ध हो, जिन वस्तुओं के उत्पादन से पूरे समाज को हानि पहुंचता हो, उन्हें सार्वजनिक हानि की वस्तुएं कहेंगे। अर्थात सामाजिक हानि उन क्रियाओं को कहा जाएगा जिसके उत्पादन या उपभोग से उन सभी बाह्य लागतों का सृजन होता है जो जनसंख्या के एक बड़े भाग को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हम सार्वजनिक वस्तु एवं निजी वस्तु के बारे में जाने। तो आइए हम विस्तार से इसको हम चर्चा करेंगे, सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु को। तो सर्वप्रथम हम निजी वस्तु के बारे में डिटेल से हम जानते हैं, फिर हम सार्वजनिक वस्तु के बारे में जानेंगे, यानी कि प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिसका उत्पादन तथा उपभोग एक निजी कार्यों के द्वारा किया जाता है, पर्सनल लाभ के लिए किया जाता है। इसका व्यवस्था के लिए बाजार तंत्र क्रियाशील होता है, यानी कि निजी वस्तुओं के जो व्यवस्था होता है उसमें क्या होता है, बाजार तंत्र क्रियाशील होता है, जिसमें मांग एवं पूर्ति, जिसका निर्धारण जो होता है मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। बाजार तंत्र का मतलब है कि जिसका निर्धारण मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता हो। तो इस प्रकार से निजी वस्तु का मांग जिस प्रकार से होगा उसके अनुसार से उसमें पूर्ति होती है। तो आइए देखते हैं निजी वस्तु को हम की विशेषता के माध्यम से जानेंगे। तो दोनों निजी वस्तु एवं सार्वजनिक वस्तु है, उसमें किन किन बातों से डिफरेंस है, इनमें किन किन बातों की विशेषता है। तो पहला विशेषता है
उपभोग उपयोगिता यानी कि उपभोग करते हैं, जो एक व्यक्ति या किसी एक फर्म के द्वारा उपभोग पर अन्य व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 10 वस्तु उपलब्ध है, कोई भी वस्तु ले लीजिए जो 10 मात्रा में उपलब्ध है, तो एक वस्तु किसी एक ने ले लिया तो इसका वहन दूसरे को करना पड़ा, यानी कि दूसरे लोग इससे वंचित रह गए। ये सीमित मात्रा में होते हैं। वहीं अगला विशेषता इसका है वर्जनीयता की, यानी कि वर्जित रह जाते हैं, कोई लोग वर्जित रह जाते हैं इसका उपभोग, यानी कि जो इसका कीमत वहन करेंगे वही इसका उपभोग करेंगे, जो भुगतान करेंगे वही इसका उपभोग करेंगे और इससे लाभ की प्राप्ति होगी उन्हीं लोगों को जो इसके बदले में पे करेंगे। अगला है उपभोक्ता के अधिमान स्वतः एवं स्वतंत्र होता है। निजी वस्तु जो होता है उसमें क्या होता है, उपभोक्ता की रुचियाँ, फैशन, मांग जो होता है ये क्या होता है, स्वतंत्र होता है और स्वतः अपना होता है, स्वयं का होता है। तो इस प्रकार से उपभोग के अधिमान जो होता है, उपभोक्ता का अधिमान जो होता है वो क्या होता है, स्वतः और स्वयं स्वतंत्र होता है। अगला का है विभाज्य वस्तुएं होती है, केवल व्यक्तिगत हितों की पूर्ति ये करता है, मतलब कि ये ऐसा विभाज्य वस्तु है जो इसके बदले में वहन करेंगे, उनको लाभ की प्राप्ति होगी, यानी कि वही इसका उपभोग कर पाएंगे, यानी कि उन्हीं जो भुगतान करेंगे उसके लिए ही ये लाभदायक हो पाएगा, वही इसका प्रयोग करेंगे। अगला है लाभ आंतरिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि निजी वस्तु का जो लाभ है वो आंतरिक प्रकृति के होते हैं। निजी वस्तु के लाभ उसी व्यक्ति तक सीमित होता है जो कीमत अदा करते हैं, जो कीमत अदा नहीं करते हैं उसके लिए नहीं होता। सार्वजनिक वस्तु क्या होता है कि उसके लिए सरकार व्यय करती है और इसका लाभ समाज के सभी वर्गों को प्राप्त होता है। अगला है आवंटन बाजार तंत्र द्वारा। यहाँ जो है इसका जो प्राइवेट वस्तु जो है, निजी वस्तु है, इसका जो आवंटन होता है वो बाजार तंत्र द्वारा, यानी कि बाजार का नियम जो मांग और पूर्ति का जो नियम होता है, डिमांड और सप्लाई का जो नियम होता है उस नियम पर ये आधारित होता है। अधिकांश निजी वस्तुओं का आवंटन बाजार व्यवस्था के माध्यम से ही होता है, यानी कि यह कीमत तंत्र के आधार पर होता है, यानी कि कीमत जो व्यय अधिक सर्वाधिक व्यय करने के लिए तत्पर हैं उनको ही उसके लिए ही ये उपलब्ध होता है, और जो कीमत का निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। अगला निजी वस्तु है निजी वस्तु की मांग। जो निजी वस्तु का मांग जो है वह समस्त उपभोक्ताओं की मांग का योग होता है, यानी कि कहा जाए कि निजी वस्तु जो होता है एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल पीछे लिए थे कि कोई भी वस्तु का मात्रा क्या है 10 में उपलब्ध है, उसकी मात्रा 10 उपलब्ध है, तो इसका आवंटन किस प्रकार से होगा, यानी कि 10 लोग के लिए यह उपलब्ध है तो 10 लोग को कितनी मात्रा के रूप में ये डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से कहता है कि समस्त उपभोक्ताओं की मांग का योग होता है। इसे आइए हम एक ग्राफ के माध्यम से हम देख लेते हैं। देखिए इस रेखा चित्र में हम 3 उपभोक्ता को लिए हैं, उपभोक्ता ए, बी और सी को लिए हुए हैं। यहाँ पे इस रेखा चित्र में एक्स एक्सेस पर वस्तु ए की मात्रा को लिए हैं और वाई एक्सेस पर वस्तु की कीमत को लिए हुए हैं। यहाँ पे कीमत रेखा जो है, कीमत कितनी है, ओ से पी, ये कीमत रेखा है। कीमत इतनी कीमत पर वस्तु टोटल कितना उपलब्ध है, वो से टी मात्रा उपलब्ध है।
कीमत ओ से पी कीमत की पर ओ से टी मात्रा बाजार में उपलब्ध है। अब देखिए कि ये वस्तु जो है वो ए उपभोक्ता के लिए डिमांड रेखा ये है, यानी कि इसको ओ पी कीमत पर वो क्यू मात्रा ये ले रहे हैं। अगला क्या है, मानी कि बी उपभोक्ता के लिए ये डिमांड रेखा वो क्या है डी बी और सी के लिए डी सी। ये कीमत ये डिमांड रेखा है जिसका योग जो है वो क्या है, टोटल मात्रा कितना उपलब्ध है हमारे पास, वो से टी मात्रा उपलब्ध है। इतना कीमत फिक्स है, देख लीजिए एक ही कीमत पर इतनी मात्रा उपलब्ध है। लेकिन यहाँ डिपेंड बात ये करता है कि अगर ये का उपभोग बढ़ा दिया जाए, ये उपभोग कितना कर रहा है, वो से क्यू मात्रा उपभोग कर रहा है, वो से इतना, यानी कि डिमांड रेखा डी ए पर ये उपभोग कर रहा है। अगर इसकी मात्रा अगर यहाँ बढ़ा दिया जाए, इसका उपभोग का मात्रा अगर बढ़ा करके वो से क्यू है तो वो क्यू से वो Q1 कर दिया जाए। वो Q1 जब कर दिया जाए तो क्या होगा, इसके लिए उपभोक्ता बी और सी को कम करना होगा, यानी कि बाजार में जो उपलब्ध है मात्रा वो क्या है, वो से टी ही है, यानी कि मात्रा इतना ही है। अगर वो ए का उपभोग बढ़ जाए या बी का ही उपभोग बढ़ जाए, तो अगर ए का बढ़ेगा तो बी और सी को कम उपभोग करना होगा। अगर बी का बढ़ जाए तो ए और सी को उपभोग कम करना पड़ेगा। अगर सी का उपभोग बढ़ जाए तो ए और बी को उपभोग कम करना पड़ेगा। इस प्रकार से कहा जाए कि सीमित मात्रा जो होता है वो मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। ये यानी कि मांग जो होता है किसी एक का बढ़ जाए तो दूसरे को इसका उपभोग घटाना पड़ेगा। तो ये रहा ये पब्लिक प्राइवेट गुड्स के बारे में देखें। आगे है हमारा सार्वजनिक वस्तुएं यानी कि पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स की धारणा सैमुअल्सन ने 1959 में सर्वप्रथम दिए थे और इन्होंने बताई थी कि ऐसी वस्तुएं जिसके उत्पादन से बाह्य लाभ तथा बचतों का सृजन होता है, इसका उपयोग सामूहिक होता है और ये वस्तुएं गैर प्रतियोगी होता है, इसमें प्रतियोगिता की भावना नहीं होता है, यानी कि एक व्यक्ति अगर इसका उपभोग करे तो दूसरे के लिए कम नहीं होगा, दूसरे के लिए उतना ही उपलब्ध होगा। तो इसमें गैर प्रतियोगी होता है और यह गैर वर्जनीय है, यानी कि इसमें किसी दूसरे के लिए उतना ही उपलब्ध है जितना पहले के लिए उपलब्ध था। तो ये सार्वजनिक सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। यानी कि एग्जाम्पल स्वरूप ले लीजिए, रक्षा को ले लीजिए जो समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से प्रदान कर रहा है। वहीं कोई पार्क बना हुआ है तो पार्क का भी उपयोग मतलब जिनको जिस प्रकार से आवश्यकता है वो उस रेशियो से कर सकते हैं। मान लीजिए सरकार रोड बना दिया है, मान लीजिए एक रोड बनाया हुआ है सरकार ने, तो उसका उपभोग जिनको जितनी आवश्यकता होती है आने जाने के लिए वो उतने करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई निजी लोग वस्तु उत्पादन करने के लिए परिवहन लागत अगर कम होता है, परिवहन लागत सार्वजनिक वस्तु का अगर रोड का वो प्रयोग करेंगे तो उसका परिवहन लागत हमें कम होगा। या तो मान लीजिए किसी रेलवे का प्रयोग हम करते हैं तो रेलवे से कोई सामान को ले आने में कम लागत पड़ता है, यानी कि अगर हम उसी को प्राइवेट बस वगैरह से लेके हम जाते तो क्या होता कि अधिक हमारा कॉस्ट लागत जो होता परिवहन लागत वो अधिक पड़ता, लेकिन ये परिवहन लागत इससे कम पड़ता है। रेलवे से हम जाते हैं आते हैं, सामान को ले जाते आते हैं, तो इससे क्या होता है समाज के सभी वर्गों के लिए ये समान अवसर प्रदान करता है। आइए सार्वजनिक वस्तु का विशेषताएं भी देख लीजिए। यह गैर प्रतियोगी है, यानी कि इसमें समाज में क्या होता है, ये
प्रतियोगिता उपलब्ध नहीं कराता है, यह गैर प्रतियोगी है। वहीं गैर वर्जनीय है, जो हमने देख लिया है कि वर्जनीय क्या होता है, गैर वर्जनीय क्या होता है। मतलब जो भुगतान, गैर वर्जनीय मतलब जो भुगतान करेगा उसी को लाभ, मतलब इसमें गैर वर्जनीय मतलब वर्जनीय क्या होता है, जो भुगतान करेगा उसको ही लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ गैर वर्जनीय है मतलब यहाँ भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि समान रूप से सरकार को हमने टैक्स वैक्स के माध्यम से हम उसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से हम वहन करते हैं। और ये गैर वर्जनीय है, ये सभी के लिए समान अवसर प्रदान करते हैं। वहीं गैर प्रतियोगी है, यह प्रतियोगिता उपलब्ध नहीं कराता है कि एक आदमी के लिए जितना उपलब्ध है तो दूसरे के लिए नहीं है, ऐसा नहीं करता है। अगला क्या है, अधिमान समाज द्वारा निर्धारित होता है। इसका जो डिमांड मांग होगा, जिसका जो अधिमान होगा, रुचि होगा, फैशन होगा, वो चीज़ क्या होता है, समाज के द्वारा निर्धारण होता है। समाज की आवश्यकता के आधार पर इसका निर्धारण होता है। अगला क्या है, उपभोग एवं लाभ की मात्रा सभी के लिए समान होता है, यानी कि उपभोग करने के लिए जो होता है उपभोग समाज के सभी वर्गों के लिए समान होता है और लाभ की प्राप्ति भी समान रूप से होता है। इसका उपभोग सामूहिक रूप से करते हैं, यानी कि सार्वजनिक वस्तु का उपभोग जो होता है वो सार्वजनिक रूप से करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, रेलवे है, यानी कि सरकारी तंत्र द्वारा जो भी बना हुआ है उपलब्ध है, ये सभी के लिए समान है। अगला क्या है, अविभाज्य लाभ है, यानी कि लाभ का विभाजन इसमें नहीं होता है। क्या होता है, लाभ का विभाजन नहीं होता है, यानी कि सभी को उतना ही लाभ होता है जितनी आवश्यकता होती है। बाजार तंत्र असफल होता है, इसमें बाजार तंत्र मांग और पूर्ति से इसका निर्धारण नहीं होता है, यानी कि बाजार तंत्र जो प्राइवेट वस्तु में होता था मांग और पूर्ति से निर्धारित होता है, वो चीज़ इसमें नहीं होता है। अगला है मांग वक्र, व्यक्तिगत उपभोगों की मांग के लिए लंबवत होता है, यानी कि इसका योग से प्राप्त होता है, ऊर्ध्वाधर लंबी योग से, ऊर्ध्वाधर योग से प्राप्त होता है। इसका मांग वक्र क्या होता है, लंबी होता है। अगला है, देख लीजिए, हम इसको ग्राफ के माध्यम से देख लेंगे। यहाँ सार्वजनिक वस्तु की मात्रा को इस एक्स एक्सिस पर दिखाया गया, वाई एक्सिस पर इसका कीमत को दिखाया गया है। यहाँ देख लीजिए मात्रा और यहाँ कीमत को दिखाया गया है। यहाँ ए का मांग रेखा है, यहाँ बी का मांग रेखा है और समाज में कीमत क्या है, इतना है। तो उपभोग हेतु उपलब्ध मात्रा कितना है हमारा, वो से उपभोग करने के लिए वस्तु जो है वो से क्यों मात्रा उपलब्ध, उपभोग के लिए मात्रा उपलब्ध है। अब ए द्वारा कीमत का भुगतान क्या कर रहा है, वो से पी ए कर रहा है। बी द्वारा क्या कर रहा है, वो से पी बी भुगतान कर रहा है। इस प्रकार से क्या हो रहा है कि कुल भुगतान क्या हो रहा है, कुल भुगतान मतलब टोटल भुगतान जो है वो कितना हो रहा है, वो पी ए प्लस वो पी बी। देख लीजिए टोटल भुगतान वो पी ए प्लस वो पी बी हो पा रहा है, इतना और इतना भुगतान हो पा रहा है, जिससे दोनों को समान रूप से अवसर मिल रहा है ना। ये दोनों के लिए समान अवसर प्रदान कर रहा है। दोनों उपभोक्ताओं के मांग का निर्धारण उसके सीमांत लाभ वक्र के माध्यम से होता है, यानी कि सीमांत लाभ का जो वक्र होगा उसके माध्यम से इसका निर्धारण, मांग वक्र का निर्धारण होता है। अगला हम देख लेते हैं सार्वजनिक वस्तु पर आरोपित सिद्धांत। कुछ सिद्धांत है सार्वजनिक वस्तु के लिए, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर उस सिद्धांत हम लोग पढ़ लेते हैं। गैर प्रतियोगी क्या होता है, उपभोक्ता की पृथकता एवं वर्जन का सिद्धांत इसमें लागू होता है, मतलब गैर प्रतियोगिता का सिद्धांत लागू होता है। पृथकता एवं वर्जन का सिद्धांत होता है, यानी कि निजी वस्तु पर्सनल के लिए होता है, सार्वजनिक वस्तु जो होता है यानी कि निजी वस्तु में जो भुगतान करता है उसके लिए होता है, और सार्वजनिक वस्तु जो होता है वो क्या होता है, वो सभी के लिए समान अवसर पड़ता है। बाह्य बचतों का निर्माण ये करता है, ये क्या करता है, बाह्य रूप से बचत प्रदान करता है, यानी कि समाज हेतु लाभों का निर्माण करता है। जैसे कि हम सामाजिक लाभ को निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, निजी लागत जो है, निजी लागत में से बाह्य लागत को हम घटा देंगे। जो बाह्य लागत जो आ रहा है उस निजी लागत टोटल जो जितना आ रहा है उसमें से हम बाह्य लागत को घटा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा बाह्य लागत क्या होता है, सामाजिक वस्तु का प्रयोग करने से बाह्य लागत कम होता है और
क्या होता है, व्यय बचते हैं बढ़ जाता है, और सामाजिक लागत क्या होता है हमारा कम हो जाता है, और सामाजिक लाभ जो होता है सो इस प्रकार से बढ़ जाता है। प्रकट अधिमान जो होता है समाज द्वारा निर्धारित होता है। प्रकट अधिमान जो होता है वो समाज के द्वारा निर्धारित होता है, किसी एक यानी कि स्वतः स्वयं के लिए स्वतः नहीं होता है। अगला क्या है, अविभाज्य लाभ, यानी कि लाभ का विभाजन अविभाज्य होता है, सभी के लिए जिसको जितनी आवश्यकता है उसके लिए उतना ही लाभ प्राप्ति होता है। सार्वजनिक वस्तु के सामूहिक लाभ प्राप्त होता है। निःशुल्क सवार समस्या होता है इसमें, यानी कि समाज की सार्वजनिक जो वस्तु होता है उसका लाभ जो है किसी व्यक्ति को वंचित, उसका लाभ से किसी वस्तु को व्यक्ति को वंचित नहीं रख सकते हैं, चाहे वह इसके लाभों के लिए भुगतान करे या ना करे। मान लीजिए कोई लोग टैक्स सरकार को वहन नहीं कर रहा है तो इसका लाभ सब उसको भी मिलता है, जैसे कि जो टैक्स वहन कर रहा है, जो सरकार को इसके लिए बदले में भुगतान कर रहा है उसको भी मिलेगा, और जो नहीं कर रहा है उसके लिए भी मिलेगा। बाजार असफलता होता है, यानी कि बाजार तंत्र इसमें लागू नहीं होता है, मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित नहीं होता है। सार्वजनिक वस्तुओं का व्याख्या जो होता है वो क्या होता है, व्यवस्था जो होता है वो कीमत तंत्र द्वारा निपुणता से कार्य नहीं करता है। कीमत तंत्र जो है मांग और पूर्ति का जो तंत्र है वो मतलब निपुणता से कार्य नहीं करता है, जिससे बाजार इन सार्वजनिक वस्तुओं का उचित आवंटन नहीं कर पाता, इसे ही बाजार असफलता कहते हैं। आगे यहाँ हमने जो पीछे देख लिए हैं वो देख लेते हैं। सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु को कंपेयर करके एक बार तो यह गैर प्रतियोगी होता है सार्वजनिक वस्तु, और ये प्रतियोगी होता है। गैर वर्जनीय होता है, इसमें वर्जनीयता उपलब्ध होता है। सामूहिक उपभोग होता है, यह निजी उपभोग के लिए उपलब्ध होता है। यह अधिमानव की अभिव्यक्ति जो होता है स्वतः नहीं होता, यानी कि ये समाज के द्वारा होता है, ये स्वतः स्वयं से होता है। सार्वजनिक और सामाजिक कल्याण इससे प्राप्त होता है सार्वजनिक वस्तु से, और यह निजी कल्याण यानी कि निजी पूर्ति, निजी वस्तुओं का पूर्ति हो पाता है। अगला कि उपभोग से प्राप्त लाभों का माप कठिन होता है, जो लाभ कितना होगा उसको निकालना कठिन होता है, जबकि इससे उपभोग का लाभ निकालना बहुत ही सरल आसान हो जाता है। प्राप्त लाभों का माप संभव हो पाता है। अगला क्या है, सामूहिक लाभ प्राप्त होता है सार्वजनिक वस्तु से, और इसका आंतरिक लाभ मतलब स्वतंत्र क्या कहते हैं, किसी एक का लाभ प्राप्त होता है। अगला है कीमत निर्धारण में बाजार तंत्र असफल रहता है, और क्या होता है इसमें बाजार तंत्र सफल होता है निर्धारित करने, कीमत निर्धारण में यह सफल होता है। इनकी व्यवस्था राजकीय एवं बजटीय नीति द्वारा किया जाता है, और इसका जो है बाजार तंत्र मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है। अगला क्या है, निःशुल्क सवार समस्या उत्पन्न होता है सार्वजनिक वस्तु में, इसमें नहीं पाई जाती है निःशुल्क वाला, इसमें लागत लगता है। मांग वक्र विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्राओं का योग लंबवत योग होता है। विभिन्न उपभोक्ता जब मांग करते हैं उसके योग होता है, और इसमें क्या होता है, मांग वक्र का निर्धारण दिए गए मूल्यों पर क्षैतिज योग होता है, उसमें लंबवत होता है सार्वजनिक में, इसमें क्षैतिज होता है। अगला है इसके समानताएं जो पाया जाता है, दोनों ही निजी वस्तु और सार्वजनिक वस्तु में कुछ समानताएं पाया। पहला, मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। मानव की आवश्यकता जो है दोनों ही वस्तु सार्वजनिक हो, पब्लिक गुड्स हो या प्राइवेट गुड्स हो, दोनों ही मानव की आवश्यकताओं को, नीड्स को पूरा करते हैं। अगला क्या है, अधिकतम संतुष्टि का प्रयास करता है। दोनों ही जो है अधिकतम संतुष्टि का प्रयास करता है, यानी कि सार्वजनिक वस्तु जो है वो समाज के लाभ को की संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है, वहीं निजी वस्तु जो है वो निजी लाभ को अधिक करना, संतुष्टि को अधिक करने का प्रयास करता है। वहीं राष्ट्रीय आय में योगदान दोनों का ही होता है, चाहे वो सार्वजनिक वस्तु हो चाहे निजी वस्तु हो। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बारे में डिटेल से पढ़ा। तो आज इतना ही। इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, सार्वजनिक वस्तु में एक व्यक्ति का उपभोग दूसरे व्यक्ति के उपभोग को प्रभावित कैसे करता है, ऐसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, सार्वजनिक वस्तु में वर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता है, विस्तार से व्याख्या करिए। आगे कह देगा, सार्वजनिक वस्तु के उपभोग में प्रतिबद्धता होती है, इसे व्याख्या करिए। अगला हो सकता है, निजी वस्तु विभाज्य हो सकती है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं।
दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन अगर कहीं हो सके तो वो पूछ देंगे, सार्वजनिक वस्तु निजी वस्तु में क्या अंतर है, या दोनों का अर्थ अंतर सहित बताएं। अगला ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वर्जन के सिद्धांत एवं उपभोग में प्रतिद्वंदता को स्पष्ट करें। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो बस आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।